हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लूम्स। मैं आपकी टीचर नीमा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो एक्सरसाइज और उससे क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स है जैसे लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स एंड पेयर्स। ठीक है, तो इनका क्या मतलब है, हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब हम लिखते हैं, जैसे मान लो हमने लिखा है 2x + 5, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ओके। अगर हमने इसे एक कंडीशन दे दिया कि 2x + 5 इज एक्चुअली 7, ठीक है, कंडीशन लग गई, इक्वेशन बन गया। तो ये है अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशंस होता है। ओके, इसने कहा है लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर का मतलब होता है जहां पर भी हमारा वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 1 हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x का 2x + 5 यानी कि x का जो पावर है वो 1 है। 1 पावर रिप्रेजेंट करता है लीनियर इक्वेशन को। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है। ऑलराइट, इसके बाद क्या बोला है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे 2 वेरिएबल वाली इक्वेशंस होनी चाहिए, हमने तो सिर्फ एक वेरिएबल वाला बनाया। तो 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन कैसा दिखेगा, मान लो मैं लिख देती हूँ 2x + y = 7। ठीक है, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन आया है, ये इक्वेशन हमारा एक लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स है। पहला वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। वेरिएबल मतलब जो नंबर हमें पता नहीं है, हमने उसकी जगह कोई अल्फ़ाबेट यूज़ किया है और इक्वेशन की मदद से हम उसको फाइंड करने के लिए इस चैप्टर में मेथड सीखने वाले हैं। ओके, एक और चीज़, अगर मैं =7 नहीं लिखती और 2x + y बस लिखती तो इसका मतलब होता कि ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और इक्वल टू लगते ही ये एक इक्वेशन हो गया। ओके, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तैयार हो गया। इसके बाद बोला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि हमारे पास जोड़ी होगा। एक ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, दूसरा मैं लिख देती हूँ x + मान लो y = 6। तो ये 2 इक्वेशंस हमारे पास हैं। तो दोनों के पास 2 वेरिएबल है, दोनों एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि दोनों के पास जो वेरिएबल्स है उनका हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो ये दोनों इक्वेशंस अभी के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो चैप्टर का नाम है उससे डिफाइंड होकर के इक्वेशंस आ गई। ओके, अब हम इस चैप्टर में करेंगे क्या, इनका हमने करना क्या है। तो वैसे देखें तो हमने ना ये x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है इस तरह से कि वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, कि x को हम अगर यहाँ 2 के साथ पुट करें और फिर y से प्लस करें तो 7 भी आना चाहिए, और x और y को प्लस करें तो 6 भी आना चाहिए। तो इसी के लिए चैप्टर 3 में हमारे पास मेथड्स हैं। हम 3 मेथड्स देखने वाले हैं। पहला है ग्राफिकली, जहां पे हम ग्राफ बनाकर इसे सॉल्व करेंगे। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा है एलिमिनेशन। तो ये 3 मेथड्स हमने सीखने हैं चैप्टर 3 में। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। पहले ग्राफिकल मेथड को देखेंगे। तो ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, इसे देखने से पहले हम पहले तो इक्वेशन को इसके जनरल फॉर्म में लिखते हैं। मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है ax + by + c, ठीक है, और =0। अच्छा, ये जो c है कभी कभी हम राइट हैंड साइड में भी लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे अगर दोनों इक्वेशन सेम दिखता हो, लेकिन जनरली इक्वेशन यही होता है जिसके बेसिस पे हम इस पूरे जो भी अभी रूल्स पढ़ने वाले हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, नेक्स्ट हो जाएगा
अच्छा, ये तो पहला इक्वेशन हमने लिखा, पहला इक्वेशन लिखा तो ए बी सी आसान हो गया, लेकिन जब दो इक्वेशन लिख रहे हैं तब क्या करेंगे, तो उसको सिंप्लीफाई करके हम क्या करेंगे, इसे a1 b1 c1 ले लेंगे। तो दूसरा इक्वेशन लिखते समय a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 बोल सकते हैं। ठीक है, तो मानते हैं कि ये दोनों एक इक्वेशन, दो इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जिसमें x और y सेम रहेगा, कोफिशिएंट ऑब्वियस है कि अलग अलग होंगे, इसीलिए हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 ऐसे करके उनको ले लिया है। ठीक है, अच्छा, अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर देंगे किसी भी सिचुएशन में, अगर हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, मान लो ये हमारा कोऑर्डिनेट्स है और हमें ऐसे करके दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हुई मिलती है। ठीक है, तो ये मान लो इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, मैंने लाइन ही क्यों बनाया, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाती है, क्लास 9th में आपने इसको प्रैक्टिस किया हुआ है। ओके, और मान लो ये दूसरी इक्वेशन है, इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2। हाँ, तो अब ये जो दो लाइंस है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है ना, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x और y, वही इसका सॉल्यूशन होता है, x, y। तो बस ग्राफ से हमें यही करना है, हम दोनों इक्वेशंस के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं और जब वो दोनों कहीं पर इंटरसेक्ट करते हैं तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम पता कर लेंगे और जो कोऑर्डिनेट होगा वही तुम्हारा x और y का वैल्यू होगा दोनों इक्वेशंस के लिए। ओके, तो इस सिचुएशन को जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो इसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ओके, इसके बाद दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि मान लो फिर से हमारे पास ग्राफ है, पर जो दो लाइंस बनी ना वो कुछ इस तरह की बनी, दिस इज x, दिस इज y। तो ये इक्वेशन 1 की लाइन है, हम इसे एरो दे सकते हैं, एरो देना बेटर रिप्रेजेंटेशन होगा, और ये हो गया इक्वेशन 2 की लाइन। ठीक है, तो दो इक्वेशंस के दो लाइंस हमने ड्रॉ करी पर ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं हुई। देखो सॉल्यूशन हम इसे कह रहे थे, है ना, जहां पर x और y मीट कर रहे हैं, दोनों लाइंस मीट कर रही हैं और कोऑर्डिनेट x y है, लेकिन यहां पर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आया, तो इसका मतलब यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला। ये कौन सा सिचुएशन है, पैरेलल लाइन का, ये हो गया पैरेलल लाइंस और इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ओके, तीसरा केस क्या है, फिर से ड्रॉ करते हैं तीसरा केस। मान लो हमारे पास फिर से ग्राफ है x और y का, ठीक है, और हमने एक लाइन ड्रॉ की है दिस फॉर इक्वेशन 1, और साथ में इसी के ऊपर से एक दूसरी लाइन भी गुजर रही है, ये ले लो। ठीक है, एक ब्लैक कलर से जा रही है, एक ब्लू कलर से, तो ये जो दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर से अलाइन होती हुई जा रही है, तो अब मैं बोलूँ कि कहाँ मीट कर रही है, तो हर पॉइंट पे मीट कर रही है ना, ये दो लाइंस है और ये एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, तो इसे कहेंगे कोइंसाइडिंग लाइंस। ठीक, ओके, तो ये 3 सिचुएशन आता है, सॉल्यूशन हमें बस इंटरसेक्टिंग में मिलता है। यहां क्या सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन, और हमें फाइंड भी इसी को करना है, यूनिक सॉल्यूशन को। पैरेलल लाइन के केस में नो सॉल्यूशन, यहां कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, और कोइंसाइडिंग के केस में जितने पॉइंट्स पे हम टच करेंगे वो पॉइंट्स दोनों लाइंस के लिए है, तो दोनों लाइंस के लिए तो वो दो दो कोऑर्डिनेट जितने भी हमारे पास आएंगे सारे के सारे उनके सॉल्यूशंस हैं, तो कोइंसाइडिंग में हमारे पास इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन होता है, इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, इसके साथ एक और चीज है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई लाइन इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसाइडिंग है, तो इसी को पता करने के लिए हमारे पास फिर एक और मेथड है, उसे देखते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा दो इक्वेशन, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये इक्वेशन हम इस तरह से लिखते हैं जिसमें कांस्टेंट टर्म भी लेफ्ट हैंड साइड में, सारे वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में, उसके बाद ही सही होगा। अगर हमने एक को राइट हैंड साइड लिख दिया तो दूसरे को भी यानी C2 को भी राइट हैंड साइड लिखना पड़ेगा, वरना नेगेटिव पॉजिटिव का गलती हो जाएगा।
ओके, अब हमें करना क्या है, देखो जब भी इंटरसेक्टिंग केस होता है, इंटरसेक्टिंग केस होने की कंडीशन ये है कि A1 अपॉन A2 का जो रेशियो होगा, यानी कॉफिशिएंट A1 और कॉफिशिएंट A2 जो होगा, वो कभी भी कॉफिशिएंट B1 अपॉन कॉफिशिएंट B2 नहीं होना चाहिए। अगर सिचुएशन ये है तो 100% है चांस है, या 100% बात है कि ये एक यूनिक सॉल्यूशन ही देगा, दिस सॉल्यूशन जिसको हम एक्स वाई कहते हैं, और इसी को हमें फाइंड करना है। ओके, फिर अगर पैरेलल का केस आया, पैरेलल में क्या होगा, तो पैरेलल में तो हमें कुछ भी मीट नहीं हो रहा है ना, और ये एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट चल रही है। तो इस सिचुएशन में पैरेलल लाइंस के केस में हमारा कंडीशन ये है कि A1 और A2 चेक कर लो, अगर ये B1 बाय B2 हो गया है ना, अगर A1 बाय A2 इक्वल्स टू B1 बाय B2 हो गया, तो फिर C1 बाय C2 भी चेक करना पड़ेगा, और वो इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन में A1 बाय A2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू B1 बाय B2, और जब पैरेलल लाइन देख रहे हैं तो A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 तो हो सकता है, लेकिन C1 बाय C2 के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, और लास्ट केस क्या है, ये है कोइंसाइडिंग। कोइंसाइडिंग में क्या होगा, तो कोइंसाइडिंग में इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर ही चल रहा है, मतलब इक्वेशन ना एक ही है, बस वो प्रोपोर्शनली थोड़ा अलग हो गया, यानी कि सारा प्रोपोर्शन जो होगा A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2, ये तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। अब चेक करके करेंगे क्या, तो अगर कोइंसाइडिंग है या फिर पैरेलल है तो उस इक्वेशन को हमने सॉल्व नहीं करना है, हम सॉल्यूशन बस इंटरसेक्टिंग के केस में ही फाइंड कर सकते हैं। तो ग्राफ भी अगर बनाना है फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन तो इंटरसेक्टिंग वाला ही बनता है, सब्सटीट्यूशन करना है तो भी इंटरसेक्टिंग के लिए करना है, एलिमिनेशन करना है तो भी इंटरसेक्टिंग के लिए करना है, पैरेलल और कोइंसिडेंट के लिए करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। ओके, तो एक्सरसाइज 3.1 में एक पहला क्वेश्चन जो है वो एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, हमको पहले तो इक्वेशन ड्रॉ करनी है। कौन सी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, और उसके बाद उसको ग्राफिकल मेथड से उसका सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये कह रहा है कि क्लास 10 में 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिकल क्विज। क्लास 10th के 10 बच्चों ने एक मैथमेटिकल क्विज में, मतलब कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। ओके, 10 बच्चे थे। अब ये कह रहे हैं इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज फोर मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, कि अगर लड़कियां काउंटिंग में लड़कों से 4 ज्यादा थी, मतलब जितने भी लड़के थे लड़कियां उससे 4 ज्यादा है, मतलब +4 है। ठीक है, तो हमें बोला है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ये है हमारा क्वेश्चन, हमें नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स पता करने हैं, कितने में से, आउट ऑफ 10। ओके, तो सबसे पहले तो जैसे ही ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमें ना कुछ एज्यूम करना होता है, जैसे कि हमें बॉयज और गर्ल्स फाइंड करनी है और हमें पता नहीं है कितने हैं, तो इनको ही हम वेरिएबल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले लेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। ठीक है, तो आप थोड़ा समझ आ रहा होगा कि वेरिएबल एक्चुअली है क्या, है ना। वेरिएबल क्या होते हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, क्वेश्चन में हमें जो चीज फाइंड करने को दी जाती है अक्सर हम उसी को वेरिएबल बोलते हैं, ताकि उसे हम सॉल्व कर सके बाय डिफरेंट मेथड जो भी हमें दिया है। ओके, ये तो हो गए दोनों का वेरिएबल हमने क्रिएट कर दिया। अब हमें ड्रॉ करनी है इक्वेशंस, वो भी कितनी, 2 इक्वेशंस ड्रॉ करनी है। जब 2 वेरिएबल्स है तो 2 इक्वेशंस जरूरी है, वरना सॉल्व नहीं होगा। ओके, इक्वेशंस कैसे ड्रॉ करें, तो देखो कंडीशन क्या क्या है। पहले तो हमें ये पता चला कि 10 बच्चे हैं, टोटल 10 बच्चे हैं, यानी बॉयज एंड गर्ल्स मिला के 10 होंगे। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x + y इज इक्वल्स टू 10। ये हो गया पहला इक्वेशन, है ना। ये तो हमें पहली लाइन में ही पता चल गया था।
ओके, दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि गर्ल्स जो है वो 4 मोर देन बॉयज है। अब कुछ बच्चों को इस इक्वेशन को यहाँ पर ड्रॉ करने में दिक्कत आती है, तो मैं जो अप्रोच लेती हूँ वही तुम भी ले लो। मैंने बोल दिया चलो बॉयज और गर्ल्स इक्वल है, ऐसा है क्या? नहीं, क्या कहा था उन्होंने? गर्ल्स 4 ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर y जो है वो x से 4 ज्यादा है। तो अब बराबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? x को 4 देना पड़ेगा, तभी तो दोनों बराबर होंगे ना, ऐसे ही बराबर नहीं होते हैं। जब x प्लस 4 किया तब y आया। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करना है? अब इन दोनों इक्वेशंस के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, देखो हमने क्लास 9th में सिंगल सिंगल ग्राफ बनाना तो सीखा हुआ है ना। एक लाइन, एक हमारा इक्वेशन दिया रहेगा, पहला इक्वेशन, और हम उसका ग्राफ बना लेंगे। फिर दूसरा इक्वेशन दिया है तो हम उसका दूसरा ग्राफ बनाते थे। पर अब क्या करेंगे? एक ही ग्राफ में दोनों लाइंस को ड्रॉ करेंगे। कैसे करते हैं? सबसे पहले तो मेथड देख लो कि हमें टेबल यूज करना होता है फॉर इक्वेशन 1। हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ठीक है, हम इसके लिए एक बॉक्स तैयार करेंगे और इसमें अपने वैल्यूज पुट करेंगे बाय फाइंडिंग इट वन बाय वन। तो x और y है मिनिमम। वैसे तो 2 कोऑर्डिनेट फाइंड करने से भी हो जाता है, पर गलतियों से बचने के लिए 3 कोऑर्डिनेट फाइंड करना बेस्ट रहता है। ओके, करना क्या है? यहाँ पर हमें x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 दिया है। ठीक है, हम एक वेरिएबल को खुद एज्यूम करेंगे और दूसरा वेरिएबल को यहां से फाइंड करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया x इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो अगर मैं अब इसे एक्सप्रेशन में 5 डाल दूं और प्लस y इक्वल्स टू 10 करूं तो y कितना आ रहा है? 10 माइनस 5 यानी कि 5। ठीक है, अब इसे कैसे पुट करेंगे? इधर डालेंगे कि जब मैंने x को 5 लिखा तो y भी 5 आया। ओके, नेक्स्ट कि मैंने ले लिया x इक्वल्स टू 4, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है और x इक्वल्स टू 4 में और प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो y कितना आ गया? 10 माइनस 4 यानी कि 6। तो यहां से हमें y मिल गया। तो x की जगह 4 डाल दो, y की जगह 6 डाल दो। ओके, ऐसे जरूरी नहीं है कि 6 पहले x में ही डाले और y में बाद में डाले। आप चाहो तो पहले y को भी पुट कर सकते हो। और हाँ, एक बेस्ट ट्रिक रहती है कि 0 से तो पक्का स्टार्ट करना। अगर 0 प्रॉपर नंबर देता है तो दोनों में से किसी एक को 0 पक्का लेना। तो मैं y को 0 लेकर चलती हूँ। हमारे पास था x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और x प्लस 0 इक्वल्स टू 10। तो उस समय x कितना हो गया? 10 हो गया। तो ये भी हमें एक वैल्यू मिला कि जब y 0 है तो x 10 है। ठीक है, तो ये हमारा पहले ग्राफ के लिए बॉक्स तैयार हो गया। ऐसे ही हमें दूसरी इक्वेशन के लिए भी बॉक्स तैयार करना है। ओके, तो ये है हमारी दूसरी इक्वेशन। तो हम लिखेंगे फॉर इक्वेशन 2 x प्लस 4 इज इक्वल्स टू y है। ठीक है, तो अब क्या होगा? इसका बॉक्स तैयार कर लो पहले तो, जिसमें हम वैल्यूज डालेंगे। कम से कम 3 वैल्यू डालना बेटर रहता है ताकि गलतियों से बचे रहे। इसका ध्यान देना। अगर हम सही कर रहे हैं तो 2 पॉइंट से भी काम चल जाता है, पर वैसे 3 रखो तो ज़्यादा बेटर है। ओके, तो अब इसमें कैसे करेंगे? पहला हमारा इक्वेशन x प्लस 4 इक्वल्स टू वाई है। ठीक है, मैंने x को ले लिया मान लो 1, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4 इक्वल्स टू वाई यानी 5 इक्वल्स टू वाई। तो जब x इक्वल्स टू 1 था तो y इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या ले। जैसे x को मैं ले रही हूं 4। ठीक है, तो x प्लस 4 इक्वल्स टू वाई है, तो 4 प्लस 4 इक्वल्स टू वाई हो जाएगा और 8 इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 8, यानी x 4 है तो y 8 है। अच्छा, और कोई वैल्यू? x को 5 ले लेते हैं, या y को ले लेते हैं कुछ। जैसे मान लो क्या ले, y को हम ले लेते हैं सम ग्रेटर देन 4 लेंगे तो पॉजिटिव आएगा
और अगर स्मॉलर देन 4 लेंगे तो नेगेटिव आएगा। इन सब चीज़ों का आइडिया खुद लगा लेना। और यहाँ पर मैंने लिख लिया मान लो 7, ठीक है, y इक्वल्स टू 7। तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल्स टू वाई। तो y 7 है, x प्लस 4 के बराबर हो गया। ओके, तो x चाहिए, 4 इस तरफ माइनस के लिए आ जाएगा एंड 7 माइनस 4 इज 3, ठीक है। तो ये आ गया x इक्वल्स टू 3 जब y इक्वल्स टू 7 है। तो ये दो हमारे पास बॉक्स तैयार हो गए। इन दोनों बॉक्स की हेल्प से हमने ग्राफ ड्रॉ करना है और तब उसमें से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ओके, तो ट्राई करते हैं। ओके, तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन था x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, इसके लिए हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स रेडी है। और दूसरा इक्वेशन x प्लस 4 इक्वल्स टू वाई, इसके लिए भी हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स रेडी है। अब हमने क्या किया, ग्राफ तैयार कर लिया है। अगर आपको ग्राफ पेपर आपके पास है ऑलरेडी बना हुआ तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, और मैंने इसे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट्स है। तो हम इन कोऑर्डिनेट्स को मिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे इसने कहा x5 पे y5 होना चाहिए। कैसे इन्हें ज्वाइन करेंगे, स्केल ले लो, दोनों का परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये मैंने हल्का हल्का सा लाइन ड्रॉ कर लिया। और ऐसे ही इस तरफ y की तरफ से भी कर लो। तो जो कोऑर्डिनेट आ रहा है, ये कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 5,5, ठीक। अगला क्या है, अगला है 4,6। पहले x की तरफ से लेंगे फिर y की तरफ से। तो 4,6 मतलब ये हमारा 4 है और ये हमारा 6 है। दोनों को ले लो, 4 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर 6 की तरफ से भी लेकर आएंगे। अगर ऑलरेडी बना हुआ ग्राफ है तो फिर इतना लाइन्स ड्रॉ नहीं करना पड़ता है, तब हमारे पास कोऑर्डिनेट आसानी से आ जाते हैं। ये है 4,6। ओके, फिर लास्ट पॉइंट क्या था, 10,0, यानी y 0 होगा, x 10 होगा। तो दिस इज x 10, y 0 क्या है, y 0 ये है। अगर मैं इसको लेकर आती हूँ और 10 के पास, तो यहीं पे मीट करने वाला है ना। हम क्या करते थे, हम y की तरफ से मोड़ते थे, x की तरफ से मोड़ते थे और देखते थे कि कहाँ मीट करेगा। तो देखो ध्यान से कि अगर मैं y का 0 को आगे बढ़ाती हूँ तो वो x को यहाँ 10 पर यहीं पे टच कर रहा है। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा है 10,0। तो ये सारे पॉइंट्स हमको मिल गए। इन्हें हम एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देंगे, और स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए, अदरवाइज हमारा आंसर गलत है। ये बन गया हमारा पहला लाइन। ये लाइन किसके लिए था, इक्वेशन 1 के लिए था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इक्वेशन 1। अब क्या करना है, इसी तरह से दूसरे इक्वेशन का कोऑर्डिनेट्स को कोऑर्डिनेट करना है। जैसे पहले है 1,5, तो x का वैल्यू 1 लेंगे, y का वैल्यू 5 लेंगे और इन्हें जोड़ देंगे। ये रहा वो पॉइंट, दिस इज 1,5। ओके, नेक्स्ट क्या है 4,8। तो x की वैल्यू 4 लेंगे और y की वैल्यू 8 लेंगे, यानी इसी को आगे एक्सटेंड करना है। x इक्वल्स टू 4 आगे बढ़ गया और y इक्वल्स टू 8 यहाँ पर आ गया, दिस कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये है 4,8। लास्ट हमारे पास है 3,7। x का 3, दिस इज x का 3, इसको आगे बढ़ाएंगे 7 तक। दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये है 3,7। ओके, अभी हमने कौन कौन से पॉइंट लिए, दिस, दिस एंड दिस। इन तीनों को ज्वाइन कर देते हैं, तो ताकि समझ में आसानी से आए, इसलिए मैं इन तीनों को इस तरह से ज्वाइन कर रही हूँ।
ओके सॉरी, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। (4,8) अब ठीक है, इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ये है इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, हमने पहले ही बोला था कि जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो उनका जो पॉइंट है जहाँ पर वो टच कर रही है ना, एक दूसरे को कट कर रही है, वही उनका सॉल्यूशन होता है। और कितना सॉल्यूशन होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो हमारे पास अभी जो दो इक्वेशंस बनी है, इनके भी लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एट दिस पॉइंट। ओके, तो ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है 3,7, यानी कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 7 है। और जो हमने एक्सप्रेशन लिया था उसमें हमने x लिया था बॉयज़ को, y लिया था गर्ल्स को। तो अभी हम क्या बोलेंगे कि ये कौन है? x इज बॉयज़ एंड y आर गर्ल्स। ऑलराइट, तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया। आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। ये सेकेंड है। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। यानी आप मार्केट गए, आपने 5 पेंसिल्स खरीदी, 7 पेन्स खरीदे और आपको ₹50 पड़ा। ओके, वहीं पर अगर वेयर इज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46, यानी 7 पेंसिल खरीदते 5 और 5 पेन खरीदते तो वो ₹46 का पड़ता। तो अब पूछ रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो हम अब अज्यूम करेंगे, क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पेन निकालना है, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹Y, है ना। तो हमने फिर से वेरिएबल्स ले लिया, जो हमें नहीं पता था उसको हम एज अ वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है? अब इक्वेशन बनानी है। ओके, देखो, अगर एक पेंसिल का प्राइस ₹X है तो 5 पेंसिल का प्राइस क्या होगा? तो जब भी हमारे पास एक की इन्फॉर्मेशन होती है और बहुत सारों का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। तो हम अभी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक पेंसिल की प्राइस X है तो 5 पेंसिल की हो जाएगी 5X। वहीं पर एक पेन की प्राइस Y है तो 7 पेन की प्राइस फिर से मल्टीपल में जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7Y और ये दोनों मिलाकर ₹50 हो रहा है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन बन गया 5X + 7Y = 50। ठीक है, ये हमारा पहला एक्सप्रेशन है। ऐसी एक और इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है, जब हम 5 पेन्स ले रहे हैं और 7 पेंसिल्स ले रहे हैं, तो फिर से इसको बनाएंगे। सेम प्रोसेस है। ₹X का एक पेंसिल है तो 7 पेंसिल्स का प्राइस हो जाएगा 7X। वैसे ही ₹Y का एक पेन है तो 5 पेन हो जाएगा ₹5Y का, और ये दोनों मिलकर के हमें कॉस्ट पड़ रही है ₹46। तो ये हो गए हमारे दोनों इक्वेशन तैयार। अब हमें क्या करना है? अब हमें इनके लिए इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स तैयार करने हैं। 3 कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे और फिर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, कोऑर्डिनेट्स कैसे बनाएं? जैसे पहले इक्वेशन ले लिया, इक्वेशन 1 जो है 5X + 7Y = 50। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, 5 और 7 का ध्यान रखना, क्योंकि जब भी हमें एक वेरिएबल पता होगा तो दूसरा वेरिएबल फाइंड करने के लिए हमें उसके कोफिशिएंट से अपना राइट हैंड साइड डिवाइड करना पड़ेगा। मैं करके दिखाऊंगी कैसे करते हैं, पर हमें अभी कोशिश करना है या तो 5 का मल्टीपल हम क्रिएट कर सके या 7 का मल्टीपल क्रिएट कर सके, तब हम आराम से इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं X और Y है। देखो, अगर मैं इस इक्वेशन में 5X + 7Y = 50 में
x की जगह 0 डाल दूं तो फिर ये वैल्यू खत्म, 7y बचा, 7y इक्वल्स टू 50, तो y क्या आएगा 50 डिवाइडेड बाय 7, 50 को 7 से डिवाइड, परफेक्ट डिवीजन नहीं हो रहा है तो फिर ये गलत ऑप्शन है, हम वैसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं y को 0 मान लूँ और y को 0 माना तो ये नंबर गायब हो गया, हमारे पास है 5x इक्वल्स टू 50, तो तब तो काम बन रहा है ना। तो फिर मैंने क्या किया, पहले मैंने y इक्वल्स टू 0 ले लिया, 0 वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है, सबसे पहले ट्राई करना है, अगर सिंप्लीफाई हो गया तो बहुत बढ़िया है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ना होल नंबर्स में ही अपना कोऑर्डिनेट्स तैयार करें या इंटीजर्स में तैयार करें, ताकि ग्राफ बनाते समय हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना आए। तो y इक्वल्स टू 0 लेने पर 5x प्लस 7 इंटू 0 इक्वल्स टू 50 है, तो 5x कितना हो जाएगा 50। यही मैं कह रही थी कि हमारा जो कॉफिशिएंट है उसका मल्टीपल अगर हमारे राइट हैंड साइड आ जाता है तो सॉल्व करना आसान है ना। अब 5 से डिवाइड हो गया 50, तो हमें मिला 10। तो अब हम लिख लेंगे y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 10, पहला कोऑर्डिनेट हमको मिल गया। ओके, अब अगला क्या करें, देखो आसान ये हो रहा था कि y की जगह हम कुछ ऐसा डाल रहे थे जो मल्टीपल में 5 का मल्टीपल इधर क्रिएट कर सके। तो 7 का अगर हम टेबल देखें तो 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35। ये 35 अगर 50 से माइनस होगा तब भी हमको एक अच्छा प्रॉपर मल्टीपल आएगा 5 का, तो इसे भी ट्राई कर लेते हैं। अब हम ले रहे हैं y इक्वल्स टू 5, ऐसा करने से क्या हो गया, 5x प्लस 7 y की जगह आ गया 5 का मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 50, तो ये है 5x प्लस 35 इक्वल्स टू 50 और 5x इक्वल्स टू 50 माइनस 35, 50 में से 35 माइनस किया 15 आ गया, और अब हमारे पास 5x इक्वल्स टू 15 है तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि x आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 3। तो ये आ गया x का वैल्यू जब y इक्वल्स टू 5 था। पुट कर देते हैं, y इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 3, इतना हो गया। अब फिर से तीसरा नंबर ढूंढना है, तो उसको भी हम अगर कोशिश करें मल्टीपल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो 35 आ गया, उसके बाद क्या आता है 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 10 70। अगला जो नंबर है डिविजिबल बाय 5 वाला वो 70 बन रहा है, कोई बात नहीं, तो 70 के लिए ट्राई करते हैं। तो अब हम बनाएंगे y इक्वल्स टू 10 के लिए, 70 बोला 10 क्यों लिखा, क्योंकि आगे चलकर 7 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तब 70 बनेगा। ठीक है, ये ट्रिक है, इसका इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाता है। ये लिख दिया हमने y की वैल्यू को, तो अब हमारे पास आ गया 5x प्लस 70 इक्वल्स टू 50, और हम बोले 5x इक्वल्स टू 50 माइनस 70। ओके, बड़ा नंबर माइनस में तो आंसर माइनस में आएगा 20। तो अब x क्या होने वाला है, 5x इक्वल्स टू माइनस 20, तो x हो जाएगा माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि -4। तो फिर हमें वैल्यू मिल गई कि जब y 10 है तो x -4 है। तो पहला इक्वेशन का एक्सप्रेशन रेडी हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब दूसरे का करते हैं। तो अगला एक्सप्रेशन है 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। हम इसे लिख लेते हैं 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46, और इसके लिए टेबल तैयार कर लेते हैं। 3 वैल्यूज डालना बेस्ट रहता है, अगर 2 भी डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस इक्वेशन को देख के तो लग रहा है कि शायद 2 भी बड़ी मुश्किल से फाइंड हो पाएगा, तो देखते हैं हम कितने इसको फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो 0 पे ट्राई करो जरा, x को अगर 0 बना दें तो 5 से 46 डिवाइड नहीं होता है ना, तो फिर नहीं होगा। y को 0 कर दे तो 7 से भी 46 डिवाइड नहीं होता। ओके, 0 यहाँ काम नहीं किया, सो सैड ना। तो 0 से काम नहीं चला। अब हम लोग फिर से नंबर्स पर आते हैं। देखो, अभी हमको ना 5 से डिविजिबल नंबर अगर 46 क्रिएट करना है तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो 6 से प्लस या माइनस होकर या तो 5 दे दे या तो 0 दे दे। तो मैं देख रही हूँ x की जगह अगर मैं 2 रख देती हूँ तो 2 रखने से 14 तो आ जाता है ना, 7 2 14,
और मैं उसे 46 से अगर माइनस करूँ तो गलत हो गया, राइट। पर 46 से प्लस करती हूँ तो मुझे कितना मिल रहा है, 60 मिल रहा है। हाँ, ये सही जा रहा है। यानी कि हमें 14 ऐसे क्रिएट करना है कि वहाँ वो नेगेटिव में हो ताकि इधर आकर पॉजिटिव हो जाए। तो इसलिए मैंने आइडिया लगाया कि x को ना -2 ले लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो तुमको भी ये समझ आने लगेगा। तो x को -2 लेने पर 7x + 5y = 46 है। तो 7 × -2 + 5y = 46 हो जाएगा। तो ये आ गया -14 + 5y = 46। देन 5y = हो जाएगा 46 + 14, राइट। और 46 में 56 60, दिस इज, तो y आ गया डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 12। तो एक वैल्यू हमने क्रिएट कर ली। किसके लिए किया, x = -2 पे y = 12। कैसे किया हमने, 46 के साथ प्लस या माइनस करके 5 या 0 वाले नंबर्स क्रिएट करने की कोशिश की। तो यहाँ 60 क्रिएट हो गया, अच्छी बात है। अच्छा, माइनस करने पर कुछ होगा क्या, तो माइनस करने पर 5 आ जाए या 0 आ जाए, तो ये देखो माइनस करने पर 6 से माइनस करेंगे तो जाएगा। तो 6 से माइनस करने के लिए 7 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जिसके लास्ट में 6 आता होगा। अगर हम लोग ढूंढने की कोशिश करें तो लाइक हमने ले लिया 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56। ओह 56 है ना, 56 से काम बन सकता है। यानी कि हमें कुछ ऐसा करना होगा कि यहाँ पर हमारे पास 56 हो जाए ताकि हम उसको इधर शिफ्ट करें। तो 56 कैसे होगा, जब हम लोग x = 8 लेंगे। तो x = 8 लेने पर 7x + 5y = 46 है। 7 × 8 + 5y = 46, अगेन 56 + 5y = 46। तो 5y हो जाएगा 46 - 56, आंसर आ रहा है -10। तो 5y = -10 है, तो y = हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि -2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई x = 8 के लिए। पुट कर दो, x 8 होगा तो y होगा -2। ऑलराइट, एक और वैल्यू चाहिए है ना। अब क्या करें, सोचो जरा। 46 पे अगर हम 5 लाने की कोशिश करें तो 6 के साथ 1 माइनस होना चाहिए। 1 माइनस कब आता है, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21 पे। अगर 21 आ जाता है तो माइनस होकर के हम लोग एक प्रॉपर नंबर ला सकते हैं जिसके लास्ट में 5 होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, जब हम लोग x को 3 ले लेंगे। चलो ट्राई करते हैं क्या बना। 7x + 5y = 46। तो हमने लिया 7 × 3 + 5 × y = 46। 7 3 21 + 5y = 46। तो 5y हो जाएगा 46 - 21, और 5y अगेन हो जाएगा 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, तो 1 y आ रहा है 25/5 यानी कि 5। तो मिल गया तीसरा पॉइंट कि x = 3 पे y = 5 होगा। x = 3 पे y = 5। दैट्स इट, हमारे पास ये ग्राफ भी तैयार हो गया और इससे पहले वाला भी तैयार है ना। तो अब इसके लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, तो अब ग्राफ तैयार करते हैं। हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं क्या दिया हुआ है, x = 10 और y = 0, x = 3, y = 5, x = -4, y = 10। पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे, x = 10 पे y = 0। देखो दिस इज x = 10। इससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है y = 0 पे। अरे y = 0 तो यहीं पर है ना, कहीं नहीं जाना पड़ा। यही हमारा पहला कोऑर्डिनेट हो गया। ओके, इसके बाद अगला है x = 3, y = 5। x का थर्ड को एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ाया, और y का 5 को आगे बढ़ाया। जिस पॉइंट पे कट हुआ इस पॉइंट का नाम है 3, 5।
ओके, इसके बाद कौन सा कोऑर्डिनेट है? x इक्वल्स टू -4, y इक्वल्स टू 10। तो x इक्वल्स टू -4 इस तरफ है और y इक्वल्स टू 10। तो 10 तक हमको ये लाइन लेकर जानी है, एकदम स्ट्रेट लाइन। कोशिश करना है कि परपेंडिकुलर लाइन ही ड्रॉ हो। और यहाँ से आ गया y इक्वल्स टू 10। दिस इज द कोऑर्डिनेट x इक्वल्स टू -4, y इक्वल्स टू 10। ओके, तो हमारे तीनों कोऑर्डिनेट्स तैयार है, पहला, दूसरा, तीसरा। इन तीनों को जोड़ दो। तो ये हो गया हमारा पहला लाइन फॉर द लीनियर इक्वेशन 1। तो हमने लिख दिया दिस इज फॉर इक्वेशन 1। ठीक है, अब करते हैं दूसरा। दूसरे के लिए हमारे पास क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? ये कोऑर्डिनेट्स है x के लिए -2, y के लिए 12। इसको बनाते हैं, x के लिए -2, y के लिए 12। आगे एक्सटेंड करना है, पहले 2x की वैल्यू को आगे लेकर जाओ। अगर ग्राफ होता है तो फिर आराम से कर सकते हो, पर अगर ग्राफ नहीं है तो फिर हमें इसी तरह से लाइंस का ध्यान रख करके बनाना होगा। 12, ये आ गया हमारा पहला कोऑर्डिनेट -2, 12। ओके, दूसरा क्या बोल रहा है? 8, -2, यानी x का 8 लेंगे और उसे डाउनवर्ड लेकर जाएंगे -2 के लिए। इधर से ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट 8, -2। ओके, और अगला कोऑर्डिनेट क्या है? 3, 5। इसे बनाते हैं। ये तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना, 3, 5 ऑलरेडी था। तो अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। कौन कौन सा कोऑर्डिनेट है? -2, 12, 3, 5 और 8, -2। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2 का लाइन। ओके, अब हमें सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? क्या हमें देखना था? ये देखना था कि वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3, 5, यानी कि x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 5 हमारा सॉल्यूशंस है। ठीक है, ओके। और x इक्वल्स टू 3 किसके लिए था? ये था कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड y था कॉस्ट ऑफ 1 पेन। दैट्स इट। इसके साथ ही हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।